हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमारा फिटर कोर्स चल रहा है जो 90 डेज में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। इस फिटर कोर्स में हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे। जैसा कि आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, पिछली क्लास में भी हमने आपको बता चुके हैं। अभी तक जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, अभी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ सीट मेटल के बाद हम आज फोर्जिंग आपको हम पढ़ाएंगे बेसिक से हाई लेवल तक, और साथ ही में लास्ट में आपसे कुछ एमसीक्यू हम आपसे पूछेंगे। तो आपको थ्योरी अच्छे से समझना है, सुनना है, कॉपी में नोट करना है, जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे। साथ ही में जब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। इसके बाद जब आपका फोर्जिंग चैप्टर जो आपको 3 डेज या 4 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद इस चैप्टर का हम आपको लाइव टेस्ट लेंगे, और वो लाइव टेस्ट होगा संडे को होगा, ठीक है। जब जैसे ये हमारा चैप्टर एंड होगा, ठीक है। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारी एशियन पब्लिकेशन की जो बलबीर सिंह की हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई थी जो 199 की थी, तो वो हम आपको बता दें 15 अक्टूबर तक आपके लिए ऑफर है, 40% ऑफ है, ठीक है। 40% ऑफ है, याद रखिए 40% ऑफ 15 अक्टूबर तक। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है जिसकी एमसीक्यू क्लास हमने पिछली क्लास में कराई, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसके क्वेश्चन है। सीट मेटल चैप्टर हमने आपको उस बुक के एमसीक्यू कराए थे, ठीक है। तो उसका नाम ही काफ़ी अच्छा है और आप जानते हो उसकी बुक भी अच्छी, काफ़ी वहाँ से टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अगर आप पहली बार चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो वीडियो को अंत तक देखना है, हर चीज़ को समझना है, जो चीज़ हम आपको बताएंगे वो कॉपी में लिखना जरूर है, ठीक है। तो फोर्जिंग क्या है, ठीक है। और किसी भी कोई भी हमारा धातु है, कोई हमारा मेटल है, अगर हमें उसकी आकृति बदलना है तो उसको गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको क्या गर्म करना पड़ेगा उस मेटल को, है ना। तो मेटल को गर्म करने के लिए हमें क्या करते, एक फोर्जिंग शॉप होती है। फोर्जिंग शॉप में एक हमारा क्या होता है, फोर्ज होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोर्जिंग शॉप के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ एक ही 2 पॉइंट बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये आप खुद पढ़ सकते हो। बाकी जो समझने वाली चीज़ है, जो समझाने वाली चीज़ है, वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो फोर्जिंग शॉप में काम करते समय निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, वर्क पीस को मजबूती से पकड़ने के लिए टोंग्स का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जिसे संडासी बोलते हैं। अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज की आती हैं, जिसको हम आपको बताएंगे आगे जब हमारा आगे बढ़ेगी जब क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख ली, कभी भी जॉब को ढीला पकड़कर चोट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जॉब उछलने से चोट लग सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मुख्य सावधानियाँ हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें फोर्जिंग शॉप में घटित होने वाली दुर्घटनाओं के कारण, तो हमारे यहाँ पे कारण दिए गए कौन कौन से कारण होते हैं। फोर्जिंग शॉप में पैरों में चप्पल पहनना या नंगे पांव रहने से जो गर्म जॉब के टुकड़े होते हैं वो पैर में लग सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जूते पहनना चाहिए, लेदर शूज पहनने चाहिए, ठीक है। गर्म धातुओं के टुकड़े जो है नंगे हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, इसके लिए हमें संडासी का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ हैंड ग्लोव्स का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। और हैमर का हैंडल लूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हैमर हैंडल में हमें पच्चर लगानी चाहिए, जो हमने आपको पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था, है ना, कि उसमें हैमर में एक चमड़ा लगा देते हैं जो फेस और पिन के भी हम आपको जब हैमर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें फिगर के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मशरूम हेड छेनी का प्रयोग प्रयोग करना। अगर हम मशरूम हेड छेनी का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, चोट लग सकती है, इसलिए हमें मशरूम हेड छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मशरूम हेड छेनी का मतलब क्या होता है, कोई हमारी चीज़ है, उसका हेड है वो फैल गया, उस दरारें आ गई, जो फेस है ना उसके फेस में दरारें आ जाना, उस जो फेस है फैल जाना, वही हमारा क्या कहलाता है, मशरूम कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या है, जब हम हैमरिंग करेंगे तो वो टूट सकता है और इससे हमें चोट लग सकती है। तो कभी भी मशरूम हेड छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस हेड को ग्राइंड करने के बाद छेनी का प्रयोग करना चाहिए, तो उसे ग्राइंड करने के बाद ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अब हम मेन पॉइंट में आते हैं कि हमारा फोर्जिंग क्या है। जैसा कि हमने बताया कि हमें सीट या रॉट आयरन को फर्नेस में लाल गर्म करके उसे हैमर पीट कर जोड़ने
या किसी आवश्यक शक्ल साइज में लाने की क्रिया को फोर्जिंग कहते हैं। इसको आसान भाषा में ये समझें कि कोई हमारी दो सीट हैं, दो मेटल हैं, उनको आपस में जोड़ना है या फिर उनका शेप बदलना है। कोई मेटल है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर गर्म करने के बाद जो हीट प्लास्टिक अवस्था में आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो स्टील ये हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। फोर्जिंग किसे कहते हैं, स्टील और राड को हम फर्नेस में जब हमारा वो मेटल जब लाल गर्म हो जाता है तो उसे हैमर के द्वारा कूट पीट कर उसकी जो आकृति है उसको बदल सकते हैं और हम जिस साइज में हमें लाना है उस साइज में हम ला सकते हैं, ठीक है। जब यह काम हाथ द्वारा या हैंड हैमर से किया जाता है तो इसे हैंड फोर्जिंग कहते हैं। अगर हम हैमर द्वारा या हाथ द्वारा हम फोर्जिंग में काम कर रहे हैं या कोई हैमर द्वारा उस जॉब में पीट रहे हैं, आकृति बदल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैंड फोर्जिंग कहेंगे। इसका दूसरा नाम है ब्लैक स्मिथी नाम है, ठीक है। याद रखिएगा, ब्लैक स्मिथी को और क्या कहते हैं, हैंड फोर्जिंग कहते हैं। हैंड फोर्जिंग का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक स्मिथी क्या है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि ब्लैक स्मिथी क्या है, तो ब्लैक स्मिथी ये है कि फोर्जिंग शॉप में हम जब मेटल को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसकी आकृति बदलना होता है, उसके लिए हम हैमर के द्वारा हाथों के द्वारा उसको पीट के उसकी आकृति बदल लेते हैं। तो ये होता है हैंड फोर्जिंग, ठीक है। अब इसके लाभ के बारे में देख लेते हैं। फोर्जिंग के लाभ क्या, अगर हम फोर्जिंग करते हैं तो इससे हमारे क्या क्या लाभ होते हैं। इसके द्वारा धातु की अंदरूनी बनावट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो शुद्ध होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई हमारा मेटल है उसमें अंदरूनी जो मान लो हो सकता है क्रैक हो या फिर दरारें हो, अंदर ब्लर हो, मतलब कि क्या है कि मेटल जो है बहुत अच्छा तरीके, उसकी जो मशीनिंग प्रोसेस है वो अच्छी नहीं है, अंदरूनी बनावट अच्छी नहीं है, तो वो अगर फोर्जिंग कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो जो उसके ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं, एक रिसाइज हो जाते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं। बिल्कुल जो ग्रेन थे, कण थे मोटे मोटे, वो दूर दूर थे, वो आपस में पास में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, इससे शुद्ध हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, फोर्जिंग द्वारा तैयार पार्टों को मशीन करने में समय कम लगता है। अगर हम फोर्जिंग द्वारा जो भी तैयार हुआ पार्ट है उसको मशीन करने में समय कम लगता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई जॉब है, बेलनाकार जॉब है, अगर उसकी आकृति सही नहीं होगी, वो सही प्रॉपर बेलनाकार नहीं होगा और उसकी हमें मशीनिंग करनी होगी, टर्निंग करनी होगी, तो हमें क्या होगा, समय अधिक लगेगा। अगर उसकी प्रॉपर शेप में होगा तो हमें जिस प्रकार से कटिंग करनी है हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम समझे, जब आपको फिटिंग जॉब दिए जाते बनाने के लिए कि आप टी फिटिंग बनाइए या कोई भी फिटिंग बनाइए, तो आपको जब मेटल दिया जाता है, माइल्ड स्टील की जो रॉड दी जाती है, अगर वो प्रॉपर सही शेप में मशीनिंग की हुई नहीं होती है या ख़राब मटेरियल होता है तो काफ़ी उसमें उसको काटने में, फाइलिंग करने में वगैरह वगैरह बहुत समय लगता है ना। क्योंकि पहला प्रोसेस आप क्या करते हो, हेक्साइंग करते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो फोर्जिंग करने से क्या हो जाता है, उसमें मशीनिंग का गुण बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जब हम मशीनिंग करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, तो उसमें समय कम लगता है। तो ये फ़ायदा होता है। इसके द्वारा धातु की बर्बादी कम होती है, बिल्कुल सही है। इससे द्वारा मेटल जो है हमें कम रिमूव करना पड़ता है अगर मशीनिंग हम कर देते हैं, अगर हम फोर्जिंग कर देते हैं। इसके द्वारा धातु के कणों को समरूपण दिशा में बदलकर धातु की मजबूती बढ़ जाती है। इसमें समय कम लगता है, जिससे तैयार पार्ट की कीमत भी कम होती है। तो बिल्कुल सही बात, अगर समय कम लगेगा तो उसकी पार्ट की कीमत भी कम होगी। जिस चीज़ को बनने में अगर समय ज़्यादा लगता है तो उसको उस पार्ट की कीमत भी हमारी बढ़ जाती है। अब इस फोर्जिंग की हानि क्या है, मतलब कि अगर हम फोर्जिंग करते हैं तो क्या क्या इससे हानियाँ हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो धातुएं गर्म होने पर भंगुर हो जाती है उनकी फोर्जिंग नहीं की जा सकती। जैसे कि हमारा कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन की हम फोर्जिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि फोर्जिंग करने के बाद जैसे हमने उसको ठंडा किया तो उसमें भंगुरता बढ़ जाती है। गर्म करने के बाद उसमें क्या भंगुरता गुण बढ़ जाता है, इस वजह से हम कास्ट आयरन की फोर्जिंग नहीं करते हैं। कास्ट आयरन की बात करें, इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद कास्ट आयरन की अगर हमने बात की तो किस फर्नेस से प्राप्त किया था, ये हमारा कुपोला फर्नेस से प्राप्त किया था। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 1150 से 1250 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फोर्जिंग हमेशा इसकी और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हानियों के बारे में, तो फोर्जिंग हमेशा धातु के अनुसार उचित तापमान पर की जानी चाहिए। तो फोर्जिंग हमेशा, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारी माइल्ड स्टील के लिए फोर्जिंग टेम्परेचर क्या होगा, हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो वो कार्बन की प्रतिशत की मात्रा के आधार पर अलग अलग हमारा टेम्परेचर रखा जाता है, अलग अलग फोर्जिंग टेम्परेचर होता है। तो ये इसलिए होता है तो क्योंकि अगर हम टेम्परेचर अधिक रखेंगे
तो फिर क्या होगा, उससे हमारी धातु में दरार आ जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसा हो मेटल के अकॉर्डिंग हमें रखना चाहिए टेम्परेचर। नेक्स्ट है यहाँ पे धातुओं के गर्म अवस्था में हवा के संपर्क में आने से ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब क्या है, कोई हमारी मेटल हमने उसको गर्म किया और खुली अवस्था में बाहर हम रख देंगे तो उसमें एक पपड़ी जम जाती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण हो जाना। ठीक है, तो जिससे धातु की सतह पर आयरन ऑक्साइड की पतली पपड़ी जम जाती है और धातु की सतह साफ नहीं रहती। तो ये हमारी हानियाँ होती हैं। यह भट्ठी में कोई पार्ट ज़्यादा समय तक रह जाए तो वह धातु जल सकती है, ये भी एक हानि है। ठीक है, तो ये हमने फोर्जिंग की हानि और लाभ के बारे में जाना, और फोर्जिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी हमने जाना। अब फोर्जिंग कैसे करेंगे, जो फर्नेस है उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सारा कुछ अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जानने से पहले हम जानेंगे कि फोर्जिंग कितने प्रकार की होती है। जैसे तो एक होती है हमारी फोर्जिंग, हमारी 3 टाइप की होती है। हमारी हैंड फोर्जिंग होती है, सेकंड हमारी मशीन फोर्जिंग होती है, थर्ड हमारी ड्राफ्ट फोर्जिंग होती है। तो हैंड फोर्जिंग क्या होती है, हैंड फोर्जिंग होती है जो हम हाथों द्वारा किसी जॉब को कूटते हैं, पीटते हैं हैमर के द्वारा, तो हमारी हैंड फोर्जिंग हो गई। ठीक है, आ गया ना समझ में। हैंड फोर्जिंग क्या है, तो किसी जॉब को लाल गर्म करके हैंड हैमर द्वारा पीट कर आवश्यक शक्ल में बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, हैंड फोर्जिंग। इसमें जॉब की शुद्धता जो होती है वो कारीगर के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो मशीन फोर्जिंग। मशीन फोर्जिंग के बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि मशीन फोर्जिंग में हम पावर हैमर का प्रयोग करते हैं। तो किस फोर्जिंग में हम पावर हैमर का प्रयोग करते हैं, तो मशीन फोर्जिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमारा पावर हैमर का प्रयोग करते हैं। इसमें मशीनों अर्थात पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हार्ड स्टील की डाइयाँ प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ड्रॉप फोर्जिंग जो हमारा थर्ड टाइप है, ड्रॉप फोर्जिंग से इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें भी हम डाई का प्रयोग करते हैं। डाई का मतलब क्या है, सांचा। जिस प्रकार का हमें जॉब है, हमें जॉब बनाना है, जैसा उसकी आकृति देना है, उसके लिए डाइयाँ प्रयोग करते हैं। एक प्रकार का सांचा होता है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं। जैसे हमें बर्तन बनाने, बर्तन का कोई साइज है, जिस प्रकार का बर्तन है उसके साइज के अनुसार एक सांचा बना लेते हैं। उसी में फिर गर्म करके जो हमने मेटल है उसको उसी में डाल देंगे तो वो उसी का शेप ले लेता है। तो यही हमारी डाई का काम होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हम ड्राफ्ट फोर्जिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि हम जो हैमर है वो किस फोर्जिंग के माध्यम से बनाते हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। तो हैमर पूछा जाता है, तो हैमर किस फोर्जिंग विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो ड्राफ्ट फोर्जिंग के द्वारा हम स्पैनर, हैमर, प्लायर इत्यादि ये हम ड्राफ्ट फोर्जिंग विधि द्वारा तैयार करते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है अब इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम पहले थोड़ा इसके डिटेल के बारे में जानेंगे। इसके बाद इमेज के ऊपर जाएंगे, इमेज को समझेंगे। इसके बाद फिर थ्योरेटिकल पर जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं फोर्ज या भट्ठी। ठीक है, तो फोर्ज में हमारे कौन निम्न भाग होते हैं ये हम समझेंगे। और यहाँ पे एनविल है, एनविल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संडासी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, ये सारी जो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सारे क्या है, ब्लैक स्मिथी में प्रयोग होने वाले औजारों की सूची। तो हम फोर्जिंग शॉप में वहाँ पे हम क्या क्या प्रयोग करते हैं वो सारे यहाँ पे सूची है। लेकिन आज की क्लास में हम क्या कंप्लीट करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे जो फोर्ज प्रयोग की जाती है। भाई फोर्जिंग शॉप में एक कोई ना कोई तो फोर्ज होगी ना, जिसमें हम मेटल को गर्म करेंगे। तो उसको मेटल को कहाँ पर गर्म करेंगे, वो हम फोर्ज में या भट्ठी में गर्म करेंगे। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीटली अंत तक देखिएगा और यहाँ से लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, चलिए तो हम फोर्ज क्या है, फोर्ज के बारे में पढ़ते हैं। फोर्ज क्या है, ये हमारा ब्लैक स्मिथी में प्रयोग होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण औजार या साधन है। ठीक है, तो फोर्जिंग शॉप में हमें जहाँ पर मेटल को गर्म करना है उसके लिए हमें एक आवश्यकता पड़ेगी, फोर्ज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, इसके लिए ये हमारा क्या है, फोर्ज एक हमारा, इसे भट्ठी भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग मेटल पार्ट का, फोर्ज का प्रयोग क्या है, इसका क्या काम है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसका प्रयोग मेटल पार्ट को उचित तापमान पर गर्म करने के लिए करते हैं ताकि
उन पर फोर्जिंग की क्रिया आसानी से की जा सके। ठीक है, धातु को गर्म करने के लिए इसके अंदर आग बनाई जाती है, जिसमें धातु को रखकर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि जो फोर्ज क्या है, फोर्ज में ही हम कई सारे हमारे टूयर्स और हमारे बॉडी, एयर वाल, ब्लोअर ये सब होते हैं। तो इसमें हमें मेटल की गर्म करने के लिए हमें क्या है, फोर्ज की आवश्यकता पड़ती है। तो फोर्ज के बारे में हमने जान लिया। अब फोर्ज के भाग के बारे में जानते हैं। फोर्ज के निम्नलिखित भाग होते हैं, लेग, बॉडी। तो फोर्ज में हमारी लेग होती है, आप जानते हैं। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से हम जानेंगे। तो बॉडी या हर्थ क्या होता है। अब देखिए फोर्ज जो है, अब हम फिगर आपको हम दिखा दें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये हमारा फोर्ज है। ठीक है, ये हमारा फोर्ज है, जिसे ये आप फर्नेस भी बोल सकते हैं। इसी में हम मेटल पार्ट को रखते हैं और गर्म करते हैं। तो हम पहले फिगर से ही समझ लेते हैं किसको क्या कहते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम मेटल को रखते हैं। जिस मेटल को गर्म करना होता है उसे यहाँ पर रखेंगे, जिसे हम हर्थ या बॉडी बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इस भाग को हर्थ या बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि हम फोर्ज के किस भाग में फ्यूल डालते हैं, फ्यूल मतलब कि कोयला और कोक ये वगैरह वगैरह, चारकोल ये हम डालते हैं, किस भाग में डालते हैं, तो ये भी हम जहाँ पर मेटल रखते हैं वहीं पर हम रखते हैं। तो किस में रखते हैं, हर्थ या बॉडी में। ठीक है, तो ईंधन किस में जलाते हैं, इसी में जलाते हैं, हर्थ या बॉडी में। ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर हम टूयर्स के बारे में जानने से पहले हम ब्लोअर के बारे में जानें, क्योंकि ब्लोअर के बाद में हमारा कूलिंग टैंक आएगा और कूलिंग टैंक के बाद टूयर्स आएगा। तो ब्लोअर क्या होता है, ब्लोअर एक गर्म हवा भेजता है। ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से प्रेशर से हवा भेजता है। अब ब्लोअर हमारा हवा भेजता है किस में, कूलिंग टैंक में। क्यों भेजता है कूलिंग टैंक में, इस वजह से भेजता है क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे कूलिंग टैंक नहीं है, कूलिंग टैंक नहीं होगा, जिसे हम ये जो आप देख पा रहे हैं इसे कूलिंग टैंक बोलते हैं। अगर वो जो हवा है, गर्म हवा है, ब्लोअर से सीधे हमारे टूयर्स में जाएगा तो क्या होगा, अगर टूयर्स से हमारी गर्म हवा निकलेगी तो ये भी हमारा टूयर्स गर्म होगा। और टूयर्स भी हमारा हर्थ में ही लगा होता है, बॉडी में ही लगा होता है। और ये यहाँ पे हमारा जो ईंधन है वो भी हमारा जल रहा होता है, गर्म होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा टूयर्स। इस वजह से क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो हमारा ब्लोअर है उसके माध्यम से हवा इसमें हम भेजते हैं, गर्म हवा। और यहाँ से हवा ये क्या है, इसमें हम ठंडा पानी भर देते हैं। और ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलिंग टैंक बोलते हैं। और यहाँ से फिर ठंडी हवा गुजरते हुए यहाँ पे टूयर्स होके जाती है। तो इसको मतलब अब यहाँ पे ये क्या हो, जब यहाँ से ठंडी हवा निकलेगी तो ये जब गर्म नहीं होगा तो इससे क्या होता है, पिघलता नहीं। इसको आसान भाषा में अगर हम समझें, ये इस प्रकार से कैसे समझें, अगर आप गिलास में ठंडा पानी ले लें और उसे आप फ्रिज में रख दें, फिर इसके बाद आप 2-3 घंटे बाद फिर से यहाँ गिलास को बाहर निकालिएगा और गैस में आप रखिएगा। तो जो आपने गिलास को गैस में, जलते हुए गैस में आपने रखा और आप देखोगे 5 मिनट भी आप बाद देखोगे तो वो गिलास गर्म नहीं होता, जो उसको पेंदा है वो गर्म नहीं होता है। लेकिन जब काफ़ी देर बाद जब पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तब हमारा गिलास क्या हो जाता है, वहाँ पे गर्म होने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ठंडी हवा तो कंटिन्यू हमारी जा रही, तो ये भी क्या हमारा ठंडा रहता है। और जब टूयर्स हमारा ठंडा रहेगा तो ये इसका प्रभाव कोई भी नहीं पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है कि हमारा टूयर्स पिघलता नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हम टूयर्स का प्रयोग हर्थ में लगाते हैं, मतलब कि क्योंकि देखो आप हर्थ देख रहे हो, बॉडी देख रहे हो, यहीं पर हमारा ईंधन भी है, यहीं पर हमारा मेटल भी गर्म हो रहा, ठीक है, मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा टूयर्स क्यों नहीं पिघलता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इस वजह से नहीं पिघलता है क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा निकल रही। ठंडी हवा क्यों निकल रही, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग टैंक के माध्यम से यहाँ पे ठंडी हवा यहाँ से भेजी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ये याद रखिए, टूयर्स को दूसरा नाम भी होता है जिसे हम नोजल कहते हैं। अगर टूयर्स किस मटेरियल का बनाया जाता है तो ये हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, टूयर्स का क्या काम होता है और इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे। फिर इसके बाद हम जानते हैं और हम जान लेते हैं इसे क्या बोलते हैं, कुंचिंग टैंक बोलते हैं। अगर हमें मेटल को हमने गर्म किया, इसके बाद हमें ठंडा करना है तो यहाँ पर हम इसको ठंडा कर सकते हैं। अगर हार्डिंग टेम्परिंग करनी तो यहाँ पर इसमें हम उसको डुबो देंगे और यहाँ से हम हार्डिंग टेम्परिंग कर सकते हैं। ये हमने जाना। और यहाँ पर हम जाने, यहाँ पर अगर हम जान इसको क्या कहते हैं, इसको हम हुड बोलते हैं, जो हमारा पिरामिड के आकार का होता है। और यहाँ पे जो भी धुआं इकट्ठा होगा, जो भी यहाँ से धुआं निकलेगा वो हमारा हुड
हुड में इकट्ठा होगा। ठीक है, इसको हम ये समझे कि अगर आपसे पूछे कि फोर्ज के किस भाग में धुआं इकट्ठा होता है, वो हमारा हुड में इकट्ठा होता है। ये हुड आप देख पा रहे हैं, इसे हुड बोलते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा चिमनी इसको कहते हैं। ठीक है, तो जो अब चिमनी का क्या कार्य है, तो जो भी धुआं यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उस धुएं को निकालने का काम यहाँ पे चिमनी करता है। ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ यहाँ पे समझा, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए हम ऊपर चलते हैं पॉइंट के बारे में। तो इन पॉइंट के बारे में कूलिंग टैंक, एयर वाल्व, ब्लोअर, हुड, चिमनी, क्विंचिंग टैंक, इनके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। फिगर के माध्यम से हमने समझ लिया, अब हम इन डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो डिटेल में जाने से पहले आपको ब्लोअर का अगर फिगर आपको देखना है तो ब्लोअर, आपने ये फिगर देखा, ब्लोअर के माध्यम से गर्म हवा निकलती है। और देखिए ब्लोअर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा चलता है, एक हमारा हैंड ब्लोअर के माध्यम से, मतलब उसको हम घुमाते हैं तो वहाँ से हवा निकलती है। ठीक है, तो हैंड ब्लोअर और इलेक्ट्रिक मोटर 2 ब्लोअर होते हैं, ब्लोअर 2 टाइप के होते हैं, ये भी हमने बताया। अब जो हवा निकलेगी वो क्योंकि वातावरण अगर बाहर का नॉर्मल रहता है तो लगभग गर्म ही हवा निकलेगी, और गर्म हवा निकलने के लिए क्या करेंगे, उसे हम पहले कूलिंग टैंक से गुजारेंगे। कूलिंग टैंक गुजारने के बाद हम 2 ईयर्स में भेजेंगे हवा। अब 2 ईयर्स में हमारा आगे वो टेपर होता है, उसके बारे में भी जानेंगे कि 2 ईयर्स जो होता है वो आगे कोनिकल टेपर में क्यों रखा जाता है, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग जानते हैं इसके जो पॉइंट है उनके बारे में हम लोग थ्योरी में अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। तो पहला पॉइंट है लेग। पावर फोर्ज की 4 टांगें होती हैं। जो हमारा पावर फोर्ज होता है उसकी कितनी टांगें होती हैं, 4 टांगें होती हैं। लेकिन हैंड फोर्ज की जो हमारी कितनी टांगें होती हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे हैंड फोर्ज की हमारी 3 टांगें होती हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इन चीज़ों को याद रखना है। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में आना केवल वही याद रखना है, आप थ्योरी याद रखोगे तो उसके MCQ भी आप कर पाओगे। तो अगर थ्योरी कवर है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इन टांगों को सहारे के लिए फोर्ज पर फर्स्ट पर टिकी होती है। ठीक है, हमने लेग के बारे में जाना, अब हम बॉडी या हर्थ के बारे में जानते हैं। तो बॉडी या हर्थ क्या होता है, बॉडी या हर्थ फोर्ज का वह प्रमुख भाग है जहां पर कोक या कोयला डालकर आग बनाई जाती है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो हर्थ है या बॉडी है, इसी भाग में हम कोक या कोयला डालकर हम ईंधन बनाते हैं, मतलब कि आग जलाते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं। तो किस प्रकार से, आगे क्या इन्होंने लिखा है, जिसमें रख कर मेटल पार्ट को गर्म किया था। जैसा कि हमने बताया था, जो हम मेटल पार्ट को किस में रखकर गर्म करते हैं, हर्थ या बॉडी में रखकर गर्म करते हैं। और जो हम ईंधन रखते हैं, जो फ्यूल रखते हैं, जो जलाते हैं, उसको भी हम बॉडी या हर्थ में रखते हैं। ठीक है, साधारण फोर्ज की बॉडी लगभग 600 इंटू 900 mm या 600 इंटू 600 mm साइज की होती है। इसे फायर ब्रिक्स और क्ले से तैयार किया था। जो हमारी बॉडी है, हर्थ है, इसकी जो बाहरी जो जिसमें हम रखते हैं उसका जो जिसको कवर कर रहा है ना, तो बॉक्स के रूप में है। तो बॉक्स जो हमारा वो किससे हम बनाते हैं, वो फायर ब्रिक्स एवं क्ले से तैयार करते ताकि वो हमारा गर्म ना हो, उसको बचा के रखे हीट होने से। ठीक है, तो अब जो हमें मेटल गर्म करना, तो केवल मेटल गर्म हो, ना कि अलग जो उसकी सतह है वो ना गर्म हो, है ना। समझ पा रहे होंगे। 2 ईयर्स के बारे में हम देख लेते हैं। 2 ईयर्स क्या होता है, जैसे कि अभी हमने 2 ईयर्स के बारे में बताया, अब उसकी थ्योरी के बारे में जानते हैं। इसे नोजल भी कहते हैं। इसके द्वारा हम फोर्स्ड एयर अंदर भट्ठी के अंदर पहुंचाई जाती है। ठीक है, फोर्स्ड एयर मतलब प्रेशर के द्वारा हवा हम पहुंचाते हैं अंदर। किस प्रकार से पहुंचाएंगे वो भी हम आगे देखेंगे, ताकि ईंधन को जलाया जा सके। ठीक है, फ्यूल को जलाया जा सके, इसलिए हम 2 ईयर्स का प्रयोग करते हैं। 2 ईयर्स एयर पाइप के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो एयर पाइप को हम रेगुलेटिंग वाल्व बोलते हैं, वो एयर वाल्व को बोलते हैं, सॉरी। एयर पाइप को किसको हम बोलेंगे, जो हमारा कूलिंग टैंक होता है उसके माध्यम से उसमें हमारे एयर पाइप लगे होते हैं, तो उसके माध्यम से इसमें हवा पहुंचती है। नोजल का अगला भाग टेपर आकार में होता है ताकि हवा का वेग बढ़ सके। इसको हम समझेंगे कि इसमें हवा का वेग कैसे बढ़ेगा, किस प्रकार से, तो हम इसको फिगर में समझते हैं। ये आप एक फिगर देख पा रहे हैं, ये 2 ईयर्स का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे डायमीटर इसका ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही आप एग्जांपल समझोगे कि हमारा जैसे पाइप आप ले लो, हवा उसमें से पानी अगर निकल रहा हो, अगर आप
पानी जो आप पाइप पकड़े हुए उसको थोड़ा सा आप दबा दो, मतलब कि जो उसका थोड़ा सा उसको अगर दबाओगे तो क्या है, पानी का प्रेशर बढ़ता है ना। तो यहाँ पर जब यहाँ पे जब प्रेशर यहाँ पे पड़ता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका वेग बढ़ जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे ना। तो अगर किसी भी चीज़ को टेपर करेंगे या उसका जो शेप अगर कम करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, उसका वेग बढ़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि हम 2 ईयर्स का जो आगे का भाग टेपर क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि हवा का वेग बढ़ सके, इस वजह से हम रखते हैं, ठीक है। अब हवा का वेग बढ़ सके इसके क्यों हम ऐसा करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो हमने अर्थ में हमारा जो ईंधन पड़ा हुआ है उसमें जब हवा तेज़ी से पहुँचेगी तो उससे क्या होगा, ईंधन हमारा जलेगा, है ना। अगर हवा धीरे धीरे जाएगी तो फिर ईंधन हमारा नहीं जलेगा, हमारा जो उसमें कोयला पड़ा हुआ चारकोल वो नहीं जलेगा, एक अच्छे से एक टेम्परेचर पे नहीं जलेगा। इस वजह से हम एयर प्रेशर के माध्यम से हम ईंधन को जलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या है यहाँ पर, कूलिंग टैंक के बारे में। कूलिंग टैंक बारे में क्या है इसमें लिखा हुआ है, यह टैंक भट्ठी के पीछे भाग की तरफ फिट होता है, इसमें ठंडा पानी भरा होता है, ठीक है, जैसा हमने बताया था। हवा इसमें से गुजर कर नोजल में जाती, जो हमारा कूलिंग टैंक होता है इसमें से हवा गुजर के कहाँ पर जाती है, हम नोजल में जाती। तो अगर कूलिंग टैंक में हमारा कौन सा कैसा पानी भरा, ठंडा पानी भरा, तो वहाँ से जब हवा निकलेगी तो फिर हमारी कैसी हवा निकलेगी, ठंडी हवा निकली, और वो ठंडी हवा हमारी नोजल में जाती और फिर नोजल से हमारी हवा निकलती है। तो तथा इसका प्रयोग नोजल या ट्यूयर्स को ठंडा रखने के लिए करते। तो हमारा जो कूलिंग टैंक का मुख्य काम होता है वो हमारी नोजल या ट्यूयर्स को ठंडा रखने के लिए होता है, ठीक है, ये हमने समझा। अब एयर वाल्व के बारे में समझते हैं। एयर वाल्व क्या होता है, इसे रेगुलेटिंग वाल्व कहते हैं, याद रखिएगा एयर वाल्व को क्या बोलते हैं, इसे हम रेगुलेटिंग वाल्व कहते हैं। इसका प्रयोग भट्ठी में हवा को कम या अधिक करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई मेटल है उसको जल्दी मतलब कि हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करना है, जैसे मान लो हमारा हाई कार्बन स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, उसको अधिक टेम्परेचर पे गर्म करना है ना। तो उसको अधिक गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हवा का प्रेशर जो हमारा एयर वाल्व है, जो रेगुलेटिंग वाल्व है, उसको हम बढ़ा देंगे, जिससे क्या है हवा अधिक तेज़ निकलेगी। और जब हवा अधिक तेज़ निकलेगी तो हमारा मेटल जो हमारा कोयला है, वो जो ईंधन है वो अधिक तेज़ जलेगा, जब अधिक तेज़ जलेगा तो हमारा मेटल क्या है, ज़्यादा गर्म होगा। तो वो मेटल के अकॉर्डिंग है, हमारा किस प्रकार का मेटल है। अगर हमें मेटल जो है उसका, अगर हमें माइल्ड स्टील की बात करें, अगर उसका फोर्जिंग टेम्परेचर उसका कम है तो हम धीरे धीरे रेगुलेटिंग वाल्व को कम कर देंगे, उसके मतलब हवा को कम करेंगे तो धीरे धीरे गर्म होगा, है ना। तो ये हम मेटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो हवा को कम या अधिक करने के लिए हम रेगुलेटिंग वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो ये किस हवा को, जो हमारी ब्लोअर से हवा निकल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम रेगुलेटिंग वाल्व का प्रयोग करते हैं, ये हमने समझा। अब हम ब्लोअर के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था ब्लोअर हमारा 2 टाइप का होता है, हमारा कौन सा, हैंड ब्लोअर और इलेक्ट्रिक ब्लोअर। तो कोक या कोयले को भट्ठी में जलाने के लिए हम ब्लोअर द्वारा हवा भेजी जाती है। हमारा 2 प्रकार का होता है, हैंड ब्लोअर, हाथ के द्वारा चलाए जाने वाले ब्लोअर को हैंड ब्लोअर कहते हैं। यह भट्ठी के अलग अलग होता है, मतलब कि ये प्रत्येक भट्ठी के लिए अलग अलग होता है। हैंड ब्लोअर की आकृति इसमें इन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक ब्लोअर के बारे में, मतलब जो बिजली से चलेगा उसे हम इलेक्ट्रिक ब्लोअर कहेंगे, जो हाथ से चलेगा उसे हैंड ब्लोअर कहेंगे। तो बिजली की मोटर द्वारा, यहाँ पे 1 सेकेंड, शायद अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, बिजली की मोटर द्वारा चलाने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हो, बिजली की मोटर के द्वारा चलने वाले ब्लोअर, ठीक है, बिजली की मोटर द्वारा चलने वाले ब्लोअर को इलेक्ट्रिक ब्लोअर कहते हैं। यह कुछ फोर्ज में स्वतंत्र रूप से और कुछ ब्लोअर के द्वारा कई फोर्ज को हवा सप्लाई की जाती है। मतलब कि कुछ फोर्ज में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और कुछ ब्लोअर के द्वारा कई फोर्ज को हवा सप्लाई की जाती है। इसके नियंत्रण के लिए एयर वाल्व सबके अलग अलग लगे होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रिक ब्लोअर है या हमारा हैंड ब्लोअर है, इनसे
हैंड ब्लोवर में तो हमारा नहीं लगा हो, क्योंकि इसमें तो हम हाथ ही से कंट्रोल कर रहे हैं ना, इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक ब्लोवर में हम प्रयोग करते हैं किसका, रेगुलेटिंग वालों का। वो इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने आप बिजली के द्वारा हवा निकलेगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर कम हवा को कम या ज़्यादा करने के लिए हम एयर वालों का प्रयोग करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक ब्लोवर में लगा होगा। अर्थात अलग अलग वालों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक ब्लोवर के में जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं यहाँ पर हम इसके बारे में, हुड के बारे में। ठीक है, फोर्ज में हमारा एक हुड होता है, जैसा कि हमने फिगर के माध्यम से आपको बताया था, जिसमें हमारा जो धुआं है वो सारा इकट्ठा होता है हुड या हेड में। ठीक है, तो हुड या हेड में फोर्ज के लिए एक प्रकार की छत है जिसमें से सारा धुआं इकट्ठा होकर चिमनी की पाइप में से निकल जाता है। तो जो जहाँ पर फोर्ज के किस भाग में धुआं इकट्ठा होता है वो हमारा हुड या हेड में होता है, जो हमने फिगर के माध्यम से समझाया था। और इसके बाद हुड जो होता है हमारी किस आकृति में होता है, ये हमारा पिरामिड के आकार में होता है। तो याद रखिएगा, हुड हमारा किस आकृति में होता है, किस आकृति में होता है, हमारा पिरामिड के आकार में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ से सारा धुआं इकट्ठा होकर चिमनी के पाइप से निकल जाता है। ठीक है, अब हम चिमनी के बारे में जानते हैं। तो जो सारा धुआं वो हुड में इकट्ठा हुआ था, वो धुआं हमारा चिमनी के माध्यम से बाहर जा रहा है। तो हुड के ऊपर जैसा हमने फिगर आपको दिखाया था, हुड होता है। ठीक है, चलो हम फिगर फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है, माइंड में आपको आ जाए। तो ये फिगर की हम बात कर रहे थे, ये हमारा क्या है, हुड है, जहाँ पर धुआं इकट्ठा होता है, धूल या धुआं इकट्ठा होके यहाँ से ये चिमनी है, चिमनी के माध्यम से यहाँ पे बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो चिमनी है, चिमनी की ऊंचाई कितनी रखी जानी चाहिए, तो चिमनी की ऊंचाई छत से 4.5 मीटर ऊपर रखनी चाहिए। छत का मतलब हम यहाँ समझे, यहाँ से हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 4.5 मीटर ऊपर तक होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिमनी की ऊंचाई हमारी छत से कितनी होनी चाहिए, 4.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने फिगर से देख लिया, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ, हुड के ऊपर पाइप जुड़ी होती है, जैसे हमने दिखाया, जिसमें से सारा धुआं कोयले से निकलता है, वो चिमनी के माध्यम से बाहर जाता है, उसे चिमनी कहते हैं। हुड के अंदर इकट्ठी गैसें भी, जो हुड के अंदर जो भी इकट्ठी गैसें होती हैं, वो भी चिमनी के द्वारा यहाँ बाहर निकलती हैं। कोयले से कई जहरीले गैसें भी निकलती हैं। ठीक है, तो वो भी जो जहरीली गैसें वो भी चिमनी के माध्यम से बाहर निकलती है। तो इसलिए इन गैसों को बाहर निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। तो जो भी जहरीले गैसें उनके भी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि चिमनी की ऊंचाई छत से 4.5 मीटर ऊपर तक होनी चाहिए, ताकि धुआं आसपास ना फैल सके। ठीक है, अब जो हमारा दो और पॉइंट है इससे रिलेटेड, फोर्ज से रिलेटेड है ना, क्विंचिंग टैंक क्या होता है, जैसा कि हमने बताया, कोई हमने मेटल गर्म किया है और उसकी हार्डनिंग टेम्परिंग करना, या फिर हमें उसको, या हमने संडासी प्रयोग करें या हम टोंक्स प्रयोग करें, तो हमारा टोंक्स हमारा गर्म हो गया, क्योंकि हम जब गर्म जॉब को इधर से उधर जब रखेंगे, या फिर उसके लिए आगे हम प्रयोग बताएंगे, पोकर का प्रयोग करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी कोई हमारा टूल है गर्म हो गया, उसको हमें ठंडा करना है, तो वहाँ पर हम क्विंचिंग टैंक का प्रयोग करेंगे। तो कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ फोर्ज में पार्टों को ठंडा करने के लिए कुछ फोर्ज में पार्टों को ठंडा करने के लिए पानी का एक टैंक साथ ही बना होता है, और कुछ में यह अलग होता है, यह टैंक पानी से भरा होता है। इसके अंदर गर्म औजारों को ठंडा करते हैं। ठीक है, तो गर्म जो औजार हैं उनको ठंडा करते हैं, तथा इस टैंक को हार्ड और टेम्परेरी करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अगर आप बुक का नाम पूछते हैं, बाद में कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं, तो ये हम कई बुक को लेकर चल रहे हैं। जिस बुक में जो चैप्टर अच्छे से क्लियर है, जो आपको समझ में आ सके, उस चैप्टर की हम PDF बना के हम आपको चीज़ें क्लियर करते हैं। हाँ, हम आपको क्लियर कर दें, हमारे पास बलबीर सिंह जो आपकी जो छोटी सी बुक आती है, जिसमें आपकी आप समझ सकते हो, हम आपको नाम बताते हैं, बलबीर सिंह की जो 4th संस्करण की है, जो फिटिंग सिद्धांत है, उसकी थ्योरी प्लस MCQ की बुक की PDF हमारे पास हमने उसको बना चुके हैं। तो उसकी अगर PDF की आवश्यकता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वो बलबीर सिंह की बात हम कर रहे हैं। लेकिन प्रीतम ठाकुर की बुक जो है वो काफ़ी पेज की है, लगभग 900 पेज की है, जिसकी PDF बनाना मुश्किल है ना। तो आप क्या करें, आप थ्योरी की बुक ही परचेज करें। अगर आप
थ्योरी आपको पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है, तो आप प्रीतम ठाकुर की बुक ऑनलाइन परचेज कर लें या मार्केट में जाके परचेज कर लें। MCQ के लिए हमने एशियन बताया, फिर 5100 MCQ वो भी आप परचेज कर सकते हैं, वो तो हम आपको भी प्रोवाइड करा रहे हैं 5100 MCQ की और एशियन पब्लिकेशन की। उसकी लिंक, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जबकि थ्योरी है वो आप मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्विंचिंग टैंक के बारे में हमने जान लिया, कोल्ड टैंक के बारे में जान लेते हैं। तो कोल्ड टैंक का प्रयोग क्या होता है? कोल्ड टैंक क्या होता है? तो जहाँ पर हम फोर्ज में अगर हमें ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर मान लो हमारा ईंधन ख़त्म हो गया तो कहाँ से हम लाएंगे? इसके लिए हमने एक कोल्ड टैंक बनाया हुआ, और कोल्ड टैंक में सारे हमने कोयला को स्टोर कर दिया है ना। तो कोयला को जहाँ पर स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोल्ड टैंक बोलते हैं। तो जितना अभी तक हमने कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। हम देखेंगे कि आपने हमारे लेक्चर को, आपने हमारे जो हमने आपको समझाया वो आपने ध्यान से सुना है कि नहीं सुना। आपके 10 में 10 क्वेश्चन आपके आना ज़रूरी है। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर से कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से आप वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कल लाइव टेस्ट हुआ, अगर लाइव टेस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली लाइव टेस्ट हमारा वीक में 5 डेज आपको लाइव टेस्ट देने को मिलेगा, और आपको लाइव टेस्ट की PDF मिलेगी, साथ ही रैंक वाइज रिजल्ट मिलेगा। उसकी फ़ीस है 1 मंथ का 50 रुपये, 2 मंथ का 80, 3 मंथ का 121 रुपये। बहुत ही कम फीस है। इतनी अगर आपको कहीं पर कम फीस देखने को मिल जाए तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार यहाँ पर 1 मंथ का लेकर देखिए, आपको टेस्ट पसंद ना है तो फिर आप हमसे बात कीजिएगा कि हाँ ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, हमें ये सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जो अभी तक आपने सीखा, जो हमने आपको अभी तक पढ़ाया, अब उससे रिलेटेड हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आपको नोजल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है हेल्थ, हर्थ, टू ईयर्स, बॉडी, ब्लोअर। क्वेश्चन आपको छोटा दिख रहा होगा, चलिए हम इसको भी बड़ा कर देते हैं। अब क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा। नोजल का दूसरा नाम क्या है? नोजल का दूसरा नाम हमारा 2 ईयर्स है। 2 ईयर्स के बारे में सब कुछ हम आपको क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से बताना है। किस फोर्जिंग विधि को ब्लैक स्मिथी कहते हैं? ऑप्शन है मशीन फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, हैंड फोर्जिंग। देखिए आज लाइव चैट के माध्यम से क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, इस वजह से आपको ये वीडियो फॉर्म में मिल रहा है। तो आपको पब्लिक कमेंट में आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखना है? आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और आपको आंसर लिखना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 डाला और बगल में हमने ऑप्शन जो हमारा सही वो लिख दिया। हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन का आंसर दिया है और कितना आप सही कर पा रहे हैं ना। तो किस फोर्जिंग विधि को हम ब्लैक स्मिथी कहते हैं? तो हम हैंड फोर्जिंग को कहते हैं। राइट आंसर हमने सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ज में कूलिंग टैंक रखा जाता है। तो फोर्ज में हमने पढ़ाया आपको कूलिंग टैंक के बारे में। तो कूलिंग टैंक क्यों रखते हैं? ताकि गर्म पार्ट को ठंडा रख सकें, इसलिए हम रखते हैं। क्या हम नोजल को ठंडा रखने के लिए रखते हैं? क्या हम भट्ठी का तापमान कम करने के लिए रखते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि फोर्ज में हम कूलिंग टैंक क्यों रखते हैं। तो फोर्ज में कूलिंग टैंक रखने का ये है कि हम जो नोजल है 2 ईयर्स उसको हम ठंडा रख सके। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा जा रहा है, किस फोर्जिंग विधि द्वारा हैमर का निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन है मशीन फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, हैंड फोर्जिंग, नन ऑफ दिस। फिर से हम आपसे बता दें, जो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो आपको पब्लिक कमेंट में, आज लाइव चैट के माध्यम से क्लास नहीं हो रही है तो आपको पब्लिक कमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो आपको लिखना है। तो किस फोर्जिंग विधि द्वारा हैमर का निर्माण किया जाता है? वो हमारी कौन सी फोर्जिंग विधि होती है? वो हमारी होती है ड्रॉप फोर्जिंग, ठीक है। तो ड्रॉप फोर्जिंग मेथड के माध्यम से हम हैमर का निर्माण करते हैं। हैमर, स्पैनर, ये हमने पढ़ा था ना, हैमर, स्पैनर, प्लायर, ये हम इससे ड्रॉप फोर्जिंग के माध्यम से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्ज के ड्राई 2 ईयर्स को गर्मी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। फोर्ज के ड्राई 2 ईयर्स को गर्मी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं?
ऑप्शन है रेत से ढका जाता है। देखिए ड्राई टूयर्स के बारे में हमने नहीं बताया, लेकिन आपको ये समझना है कि हम टूयर्स को गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो रेत से ढका जाता है, सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है, फायर क्ले से ढका जाता है, खुली हवा में रखा जाता है। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए टूयर्स को गर्मी से बचाने के लिए किसी भी जैसे हमने पढ़ाया था आपको, जो हमारा हर्थ होता है, जो बॉडी होता है, उसको गर्मी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम उसकी जो सतह है जो उसको हम किससे बनाते हैं, उसमें हम क्या करते थे, फायर उसको हम क्या करते थे फ्रेंड्स, फायर ब्रिक्स और क्ले से उसको हम तैयार करते हैं। तो इसी प्रकार से टूयर्स में आती है, टूयर्स में बात आती है। तो टूयर्स को गर्मी से बचाने के लिए फायर क्ले से हमारा ढका जाता है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि फोर्ज का वह कौन सा भाग है जिसमें कोक या कोयला डालकर आग बनाई जाती है। तो फोर्ज का वह कौन सा भाग है जिसमें कोक या कोयला डालकर आग बनाई जाती है, वो हमारा कौन सा भाग है। क्वेश्चन आपने सारे ऑप्शन देख लिए होंगे। हर्थ हमारा राइट आंसर है, हर्थ या बॉडी जिसमें हम कोक या कोयला डालकर हम आग बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारा, इसमें पूछा गया यहाँ पे किसी नहीं, यहाँ पे क्या लिखा होगा, किस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किस फोर्जिंग विधि में पावर हैमर का प्रयोग करते हैं। तो किस फोर्जिंग विधि में हम पावर हैमर का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा किस फोर्जिंग विधि में हम प्रयोग करते हैं, वो हम प्रयोग करते हैं मशीन फोर्जिंग। मशीन फोर्जिंग में हम पावर हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजल का आगे का भाग टेप पर क्यों रखा जाता है। बहुत अच्छे से समझाया था। पानी का वेग बढ़ सके, हवा का वेग बढ़ सके, पानी का वेग घट सके, हवा का वेग घट सके। तो हमने बताया था जब भी किसी पाइप या जो भी हमारा बेलनाकार, अगर उसका हम वॉल्यूम कम करेंगे तो क्या होगा, हम जब उसका साइज कम करेंगे तो क्या होगा, उसमें वेग बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे टूयर्स का क्या काम है, वहाँ पे टूयर्स का काम है हवा को भेजना, ना कि पानी को भेजना। तो हवा का वेग यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछा गया, फोर्जिंग कितने प्रकार की होती है। फोर्जिंग हमारी 3 टाइप की होती है, हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग, ड्राफ्ट फोर्जिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्लियर हो गया, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ज में जो हमारी हुड होती है, हुड की आकृति कैसी होती है, क्या पिरामिड में आकार होती है, क्या आयताकार होता है, क्या वर्ताकार होता है, क्या वर्गाकार होता है। तो फोर्ज में हुड की आकृति कैसी होती है, हमारी पिरामिड के आकार की होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपसे पूछे और आप बताइएगा कमेंट करके। आप सभी क्वेश्चन के आपने आशा करते हैं आपने कमेंट करके बताया होगा। और लास्ट में ज़रूर लिखिएगा कि हमारे इस क्लास में जो आपसे 10 क्वेश्चन हमने पूछे, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्या 10 में 10 सही हुए हैं, क्या आपके 9 सही हुए, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जो बच्चे लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, आज हमारा लाइव टेस्ट वो नाइट में 11 PM में स्टार्ट होगा और जो रिजल्ट है उसका मॉर्निंग में 11 AM में डिक्लेयर किया जाएगा। वो इस वजह से ताकि जो बच्चे नाइट में सो जाते हैं जल्दी, तो वो सुबह मॉर्निंग में लाइव टेस्ट दे सकें। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हमारी जो कल क्लास होगी फोर्जिंग, जहाँ तक हमने पढ़ लिया इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही में उसका कुछ MCQ करेंगे। जैसे ही हमारा फोर्जिंग चैप्टर एंड होता है उसके बाद हम आपकी एक फोर्जिंग की MCQ क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, और वो भी हम किसी अच्छी बुक से आपको MCQ कराएंगे जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉपर वहाँ से फंस सके। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आशा करते हैं अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।